नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सर स्टडी हब चैनल पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसा कि आपको मैंने कहा था कि अपन लगातार सभी विषयों पर काम करेंगे। मेरे साथ साथ ज्योग्राफी पढ़ाने वाले जो सर हैं उनसे भी जल्दी मैं आप सबका परिचय कराऊंगा, और इसके साथ साथ जो राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति वाले जो सर हैं उनसे भी, साइकोलॉजी पढ़ाने वाले सर से भी। तो जल्दी ही आप सबकी जो है जो तैयारी है उसको मैं पारदर्शिता देने और एक धार देने के लिए मैं आपके समक्ष जो है और भी काम करूँगा। आज जो अपना थंबनेल है, जो टॉपिक है, उसी के ऊपर अपन बात करेंगे। तो दोस्तों, आज हम, चूँकि पिछली क्लास में हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का एक्ट, 1813 का एक्ट, 1833 का एक्ट, 1858 का एक्ट, 1853 का एक्ट, 1858 का एक्ट, 1861 का एक्ट, 1892 का एक्ट पढ़ा था। आज हम 3 एक्ट पढ़ेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1909, 1919 और 1935 एवं 1947, यानी कि 4 एक्ट हो गए। 1947 का एक्ट जो है वो भी हम साथ साथ करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो एक्ट है ये परीक्षा में काफ़ी पूछे जाते हैं, विशेष करके कई परीक्षाओं में तो सीधे सीधे से क्वेश्चन हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो एक्ट है वो 1909, 19 और 35 का अधिनियम है। यहाँ तक कि आरएस में तो 1919 और 1935 से डायरेक्ट प्रश्न पूछे हुए हैं, और सेकंड ग्रेड के तो जीके के सिलेबस में मेंशन है 1919 और 1935 का अधिनियम। हालांकि वहाँ संवैधानिक विकास शब्द भी है, यानी कि पढ़ने तो थोड़ी थोड़ी सारी चाहिए, लेकिन हाँ, विशेष फोकस 1919 और 1935 पर ही है। और अब परीक्षा के नज़दीक को देख करके तो बिल्कुल भी अन्य एक्ट को नहीं देखना चाहिए, विशेष करके सेकंड ग्रेड जीके के विद्यार्थियों को। खैर, अब अपन बात करें 1919 के एक्ट की। तो दोस्तों, 1919 का एक्ट है, सॉरी 1909 का एक्ट है, 1909 का अधिनियम, इसकी हम सबसे पहले बात करते हैं। तो इस अधिनियम की जो परिस्थितियां थी वो कौन सी परिस्थितियां थी कि इस समय तक जो ब्रिटिश सरकार है उसने भारत में जो संगठित राष्ट्रवाद था, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, और इसके बाद में भारत में उदारवादी चरण में एक संगठित राष्ट्रवाद का उभार हुआ। ब्रिटिश सरकार के सर जो लॉर्ड कर्जन थे, ब्रिटिश सरकार के जो जीजी थे, गवर्नर जनरल एंड वाइसराय, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। और बंगाल का विभाजन करने के बाद जब उनको लगा कि विभाजन के विरुद्ध बंग भंग आंदोलन खड़ा हुआ है, तब ब्रिटिश सरकार जो थी वो सचेत हो गई। उसे लगा कि जब तक भारत में भारतीय संगठित है तो अंग्रेज अब शासन ज़्यादा दिन तक कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने भारत में विभाजन की बीज बोने की कोशिश की, और विभाजन की बीज बोने के लिए जो एक्ट बनाया गया था वही एक्ट जो है वो 1909 का एक्ट कहलाता है। चूँकि दोस्तों उसमें भारत सचिव जो थे, भारत सचिव वो थे लॉर्ड मार्ले, और भारत के जीजी जो उस समय के थे वो थे लॉर्ड मिंटो। इसलिए इस अधिनियम को मार्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है, मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा जो खास काम किए गए उनमें से सबसे पहला जो काम था वो था विधायी परिषदों का विस्तार किया गया। तो पहला काम जो किया गया दोस्तों वो था विधायी परिषदों का विस्तार। विधायी परिषदों का विस्तार किया गया। विधायी परिषदें अर्थात जो जो परिषद थी, कार्यकारी परिषद, जो कि कानून को लागू करती थी, उसके साथ अपने पहले चर्चा हुई थी कि कानून बनाने वाली जो परिषदें थी उन्हें विधायी परिषद कहा गया। और पहली बार विधायी परिषद का जो गठन किया गया था 1853 के एक्ट से किया गया था। अपनी बात हो चुकी है। अब इस विधायी परिषदों में क्या करामात की गई, इनका विस्तार किया गया, अर्थात इनकी संख्या बढ़ाई गई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें
तो केंद्रीय अर्थात गवर्नर जनरल की जो विधायी परिषद थी, केंद्रीय विधायी परिषद, इसमें सदस्यों की संख्या या अतिरिक्त जो सदस्य हैं उनकी संख्या 60 रखी गई। ठीक है। अच्छा, टोटल संख्या 60 नहीं है, टोटल संख्या जो है वो 9 इसके अंदर गवर्नर जनरल और उसके कार्यकारी सदस्य भी थे, अर्थात कार्यपालिका के सदस्य भी थे। जैसे कि वर्तमान में संसद के अंदर प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल जो है वो व्यवस्थापिका यानी संसद में शामिल है, तो ये कार्यकारी सदस्य भी इसके पदेन सदस्य होते थे। इस प्रकार टोटल जो सदस्य हो गए वो हो गए 69 केंद्रीय का, यानी कि जो गवर्नर जनरल के पास थी। इन 60 सदस्यों में से दोस्तों जो गैर सरकारी सदस्य थे या अशासकीय जो सदस्य थे, गैर शासकीय सदस्य और इधर शासकीय सदस्य, तो शासकीय सदस्यों की संख्या भले ही 28 रखी गई थी और इनकी संख्या 32 थी। यानी कहने और दिखाने के लिए ऐसा लग रहा है कि गैर शासकीय सदस्य यानी कि सरकारी सदस्य हैं वो तो कम है और गैर सरकारी सदस्य ज्यादा है, यानी हमने गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत कर दिया, दिखाने की बात है ये। लेकिन वास्तव में ऐसा था नहीं। बड़ा दिमाग लगा करके अंग्रेजों ने भारतीयों को, जनता को दिखाने की कोशिश की कि देखो जी, हमने सरकार के जो सदस्य उनको तो कम रखा है, तो शासकीय सदस्यों की संख्या 28 है और गैर सरकारी सदस्यों की संख्या जो है वो 32 है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इन सदस्यों को जो लिया जाता था, इसमें निर्वाचित जो सदस्य हैं, इन निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 27 और गैर सरकारी सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा भी मनोनीत किए जाते थे। गवर्नर जनरल द्वारा जो मनोनीत सदस्य थे उनकी संख्या थी 5, अर्थात जन निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी? 27। और शासकीय सदस्य ये भी कौन भेज रहा है? गवर्नर जनरल द्वारा। ये 5 सदस्य भी गवर्नर जनरल द्वारा, यानी टोटल गवर्नर जनरल कितना भेज रहा है? 28 + 5 = 33। कितनी हो गए? 33 सदस्य गवर्नर जनरल के द्वारा भेजे जाते हैं और जो सदस्य गवर्नर जनरल मनोनीत करेगा वो उसी की प्रति निष्ठा रखेगा। मतलब देखिए, कहने के लिए गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत है, लेकिन वास्तव में सरकारी सदस्य यानी गवर्नर जनरल जो कानून बनाना चाहता है बहुमत उसका है। तो दिखाने की दांत अलग है, खाने की दांत अलग है। आप बात को समझ रहे हैं। इसी तरह से दोस्तों जो प्रांतीय जो परिषदें होती थी, प्रांतीय जो परिषद थी, उन प्रांतीय परिषदों में भी गैर सरकारी जो सदस्य हैं, गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया। लेकिन इसका अर्थ कदापि ये नहीं है कि निर्वाचित सदस्यों का बहुमत था। निर्वाचित सदस्य अल्पमत में थे। जैसे यहां निर्वाचित सदस्य 27 है, अल्पमत में 60 में से या 69 में से। यदि 60 मान लो कि जो अतिरिक्त सदस्य उन्हीं की बात करें तो भी अल्पमत में। ठीक। इसके बाद दोस्तों 1909 का जो एक्ट है, उस एक्ट में जो दूसरा काम किया गया वो था कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है, सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली है, उस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। यहाँ सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। तो दूसरा प्रावधान क्या है?
सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ या सूत्रपात किया गया। यहां सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है, इससे अर्थ क्या है? सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली, इससे अर्थ ये है कि फूट डालो राज करो की नीति प्रारंभ की गई। फूट डालो नीति जो है वो प्रारंभ है। इसमें क्या किया गया? मुस्लिमों जो थे, मुस्लिम को उनकी जो जनसंख्या थी से अधिक प्रतिनिधित्व दे दिया गया। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 1906 में जो मुस्लिम लीग बनी थी, चुनाव में उसकी स्थिति बड़ी नाजुक थी। अंग्रेजों को पता था कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, लगभग 80%, और मुसलमान जो 20% और अल्पसंख्यक हैं। तो उन मुसलमानों को यदि अंग्रेज अपने साथ रखें, और वो रहेंगे भी, क्योंकि वो भी हिंदुओं से प्रताड़ित या फिर मतलब कि भयभीत है। अंग्रेजों की नज़र में वास्तव में थे नहीं, हिंदू मुसलमान में बड़ी गहरी मित्रता और बड़ा प्रेम था, लेकिन अंग्रेजों की नज़र में कि हम मुसलमानों को हिंदू भय दिखाएंगे, और अंग्रेज भयभीत थे कि भारत में जो हिंदू मुसलमानों की जो संगठित राष्ट्रवाद था उससे वो भयभीत थे। अतः उन्होंने मुसलमानों को अपनी ओर मिलाने के लिए लालच दिया। हालांकि इस लालच में भारत का पढ़ा लिखा शिक्षित जो मुस्लिम वर्ग है वो इस लालच में नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी कुछ जो सांप्रदायिक लोग थे वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए इसके भक्त बन गए अंग्रेजों के। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ, और ये इतनी विस्मय चीज थी दोस्तों कि अंततः भारत में सांप्रदायिक जो विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान और आज जो बांग्लादेश है, इसके विभाजन का यह आधार बना। तो वास्तव में भारत के सांप्रदायिक जो विभाजन है, या भारत विभाजन, में सीधी बात करूं तो ये भारत विभाजन का आधार था। यही बीज, भारत विभाजन का जो बीज है वो ये था, और ये आज क्लियर भी है, क्योंकि उस समय का जो भारत सचिव था, जैसा कि मैंने बताया, लॉर्ड मार्ले ने भारत की जो जीजी थे, लॉर्ड मिंटो को लिखा था कि क्या लिखा था कि हम इस अधिनियम के द्वारा, इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के द्वारा नाग दंत बो रहे हैं, नाग के दांत बो रहे हैं, इसका जो फल है बहुत भीषण होगा, फल भीषण हुआ, और वास्तव में भीषण हुआ। भारत की पवित्र भूमि, हिंदुस्तान की पवित्र भूमि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में खंड खंड है। कुछ प्रदेश जो है उसे अलग पहचान मिल रही है, कुछ प्रदेश को अलग पहचान, ये सब इनकी देन है, समझ रहे। भारतीय एक विद्वान है जिनको आप लोग के मुंशी के नाम से जानते हैं। तो के एम मुंशी ने कहा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली ने, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली ने भारत में उभरते लोकतंत्र, जो भारत में लोकतंत्र उभर रहा था, उस भारत में उभरते लोकतंत्र की हत्या कर दी।
भारत में उभरते लोकतंत्र की हत्या की। ये किसने कहा दोस्तों? के.एम. मुंशी ने। इस प्रकार से 1909 का जो एक्ट था उसने विभाजन के बीज लेकर के भारतीय जनमानस के बीच कटुता का एक श्रीगणेश किया, जो बहुत ही विनाशकारी सिद्ध हुआ। 1900 इसके बाद दोस्तों दूसरा एक्ट जो अपना है, जो आपके मेंशन भी है, 1919 का अधिनियम। 1919 का जो अधिनियम है दोस्तों, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्योंकि दोस्तों उस समय जो लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे, ये भारत सचिव थे। ये भारत सचिव और जो चेम्सफोर्ड थे, ये भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इन दोनों के सहयोग के कारण इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। हालांकि सुधार तो क्या थे, बिगाड़ते। भारत में जब 1911 के अंदर दिल्ली दरबार लगा था, ब्रिटिश सरकार को भारतीय संघर्ष के सामने झुकना पड़ा और दो घोषणाएं करनी पड़ी थी जॉर्ज पंचम को, जो दिल्ली दरबार में आए थे। घोषणा नंबर 1 की कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली भारत की राजधानी होगी। नंबर 2, बंगाल का जो विभाजन पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल के रूप में किया गया, उसे रद्द करके भारतीयों को पुनः बंगाल को एक करना, भारतीयों की इच्छा के अनुसार एक किया गया। लेकिन 1912 में जब दिल्ली राजधानी बनी, तो लॉर्ड हार्डिंग जो कलकत्ता से गवर्नर जनरल बनकर के दिल्ली आए थे, उनका स्वागत भारतीय क्रांतिकारियों ने रासबिहारी घोष, जोरावर सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट और सचिंद्र साहनियाल जैसे जो लोग हैं, इनके संरक्षण में भारतीय क्रांतिकारियों ने लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में बम डाला। और भी कई घटनाएं हुई, गदर आंदोलन हुआ, कामागाटा मारू प्रकरण। तो एक लड़ी थी 1916 में। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन शुरू कर दिया। अब तक गांधी जी भी दक्षिण अफ्रीका से आ चुके थे। तो भारत में एक जनमानस के बीच एक अंग्रेजों के प्रति संघर्ष का एक उफान था, और उस उफान को शांत करने के लिए अब अंग्रेजों को भारतीयों को कुछ ना कुछ देना था। अतः ये जो मॉन्टेग्यू है, इसने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश जो संसद है उसके हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। और घोषणा क्या की दोस्तों? उसने कहा था कि अंग्रेजी जो शासन है, क्राउन का जो शासन है भारत में, क्या घोषणा की कि भारत में अंग्रेजी जो शासन है, अंग्रेजी शासन का उद्देश्य क्रमशः उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। क्रम से उत्तरदायी, शब्दों को पकड़िए दोस्तों। धीरे धीरे भारतीयों के प्रति रेस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी शासन। धीरे धीरे भारतीयों को हम, अंग्रेजों ने कहा कि हम भारतीय ने अंग्रेजों को कहा रहे तुम हमें हमारा शोषण करने के लिए बैठे हो, हमारा शोषण करो। अंग्रेजों ने कहा ना ना, हम तुम्हारा शोषण करने के लिए यहाँ नहीं है। हमारे सफेद कंधों पर ईश्वर ने भार रख रखा है, जिसे वो कहते थे श्वेत कंधों का भार। हमारी सभ्य अंग्रेज जाति पर ईश्वर ने भार रखा है कि भारतीय जो जंगली लोग हैं, काले कलूटे, वो जो लोग हैं जंगली,
उन लोगों को सभ्य बनाओ, और जैसे ही तुम लोग सभ्य बन जाओगे, अपना शासन संभालने के योग्य बन जाओगे, हम तुम्हें थोड़ा थोड़ा शासन दे दे करके तुम्हारा उत्तरदायी शासन, और जिस दिन पूरा शासन संभाल लोगे तो मैं तुम्हारा शासन दे दुआ करके और हम निकल जाएंगे। समझ रहे हैं? तो क्रम से धीरे धीरे तुम्हारा शासन संभालो, तुम्हें उत्तरदायी शासन देंगे और फिर हम आ जाएंगे। हमारा अंग्रेजों का शासन का भारत में उद्देश्य शोषण करना नहीं है, बल्कि भारत में अंग्रेजी शासन का उद्देश्य क्रम से उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। कहने की बात थी, वास्तव में वो कितना शोषण करते थे किसी से छुपा हुआ नहीं है। अच्छा, इसमें क्या क्या किया गया? एक तो दोस्तों पहला प्रावधान इसका था, जो सह परिषद जो लंदन में भारत सचिव बैठा करता था, एक ब्रिटिश मंत्री जो भारत के मामलों को देखता था, उसका पेमेंट बैठता इंग्लैंड में, काम इंग्लैंड में कर रहा है, और उसके साथ में उसको बहुत बड़ा स्टाफ है, उसके बहुत बड़े 15 सदस्यों की काउंसिल है, और उनके बहुत सारे कर्मचारी हैं, बहुत बड़ा उनको पेमेंट बाहर से जाता था उनका वेतन देने के लिए। कहा वो कहते थे हम भारत के मामलों में काम कर रहे हैं, एक तो भारत का पर राज करने के लिए संस्था बनाई गई, और पेमेंट भी भारत ही देगा उनका, कि अच्छा जी आप हमारे ऊपर राज कर रहे हो, हमारा शोषण कर रहे हो, इसलिए पैसे ले लो। तो भारतीयों ने इस चीज का विरोध किया था, इसलिए सह परिषद भारत सचिव का वेतन जो है वो भारत के स्थान पर अब ब्रिटेन के द्वारा दिया जाने लगा। नंबर एक बात। दूसरी बात दोस्तों, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो 1909 में स्थापित की गई थी, उस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। मुसलमानों को तो पहले ही दे दिया, उनके साथ साथ सिखों को भी दे दिया गया। अब की बार भारतीय जो ईसाई हैं उनको भी दिया गया। भारतीय जो ईसाई हैं उनको भी दिया गया। इसके साथ साथ दोस्तों, जो यूरोपियन हैं, जिनमें आंग्ल भारतीय भी शामिल थे, उनको भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दे दी गई। तो मुस्लिमों के साथ साथ सिखों को भी कहा कि नहीं तुम अलग हो। तो अलग अलग रूप से बांटने की जो प्रक्रिया थी, फूट डालो राज करो की नीति का विस्तार किया गया है। ठीक है। इसके साथ यदि अगली बात करें दोस्तों, तो इसी 1919 के अधिनियम से केंद्रीय जो कार्यकारिणी थी, अर्थात जो केंद्रीय कार्यकारिणी है, उस केंद्रीय कार्यकारिणी में जैसे कि जिसमें 9 सदस्य हैं, एक गवर्नर जनरल, 8 सदस्य, टोटल 9 हो गए। उसमें 3 सदस्य भारतीयों को बनाया गया। तय किया गया कि केंद्रीय कार्यकारिणी में 3 सदस्य भारतीय होंगे। ठीक। लेकिन 1919 के अधिनियम की सबसे बड़ी जो विशेषता है दोस्तों, वो है जो प्रांत थे, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। द्वैध शासन, जिसको आप लोग जानते हैं दोहरा शासन, द्वैध शासन की स्थापना की गई। द्वैध शासन का यहां मीनिंग क्या है? द्वैध शासन मतलब कि प्रांतों में जो शासन है, प्रांतीय शासन है। जैसे मान लीजिए कि प्रांतीय शासन, आजकल प्रांत में शासन कौन करता है? प्रांत का मतलब राज्य, और प्रांतों में आजकल शासन कौन करता है? राज्य में, जैसे राजस्थान राज्य, शासन कौन कर रहा है? राज्यपाल के नाम से मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री का नाम गलत है, मंत्री परिषद कर रही है, जिसका मुखिया जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है।
मंत्री परिषद कर रही है। तो प्रांतीय शासन में उस समय जो था वो गवर्नर शासन करता था। आजकल गवर्नर जो है वो नाममात्र का राज्यपाल, पहले गवर्नर वास्तविक था क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं होते थे। ठीक। तो अंग्रेजों ने कहा कि हम प्रांतीय शासन को, भारतीयों ने कहा कि आप हमें उत्तरदायी शासन दो, चुनाव करवाओ और हम भारतीय हमारा शासन करेंगे। तिलक ने यानी बेसन ने 1916-17 के अंदर एक आंदोलन चलाया था, होम रूल आंदोलन, और उस आंदोलन में इन्होंने मांग की थी कि भारतीयों को भारतीयों का शासन दो, भारत का शासन भारतीय चलाएंगे। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं जी, तुम अयोग्य हो, तुम शासन नहीं चला सकते। भारतीयों ने कहा जी हम बहुत योग्य हैं और हम हमारा शासन चलाएंगे। तो अंग्रेजों ने कहा अच्छा चलाओगे? बोले हाँ चलाएंगे। तो हाँ चलाओ फिर। तुम एक काम करो, केंद्र का शासन तो हम अंग्रेजी कर लेते हैं, तुम एक बार राज्यों में चला के दिखाओ, राज्यों में बढ़िया चला लोगे ना तो फिर केंद्र का भी दे देंगे। भारतीयों ने कहा जी ठीक है। और फिर अंग्रेजों ने कहा कि अच्छा तुम राज्यों में भी सारा शासन मत चलाओ, आधा शासन चला लो। आधा शासन यदि तुम सही चला लोगे तो तुम्हें प्रांतों का पूरा शासन दे देंगे। तो आधा शासन तो भारतीयों को दे दिया गया, और जो भारतीयों को आधा शासन दिया गया उन्हें कहा गया हस्तांतरित विषय, और आधा शासन अंग्रेजों ने कहा जी हम अपने पास रख लेते हैं। समझ रहे? इन्हें कहा गया आरक्षित विषय। आरक्षित विषय। अब हस्तांतरित विषय जो थे ये भारतीयों को दिए गए, और ये कौन शासन करता है इनका? निर्वाचित भारतीय मंत्री। इनका शासन जो है दोस्तों निर्वाचित भारतीय मंत्री करता। और आरक्षित विषयों का जो शासन है वो अंग्रेज सेक्रेटरी या सचिव शासन संभालते। इनमें जैसे क्या क्या दिया गया डिपार्टमेंट, जैसे अंग्रेजों ने वित्त अपने पास रख लिया, बोलो वित्त हम ले लेंगे, राजस्व हम ले लेंगे, सिंचाई भी हम ले लेंगे, और गृह विभाग भी हम ले लेंगे। यानी काम काम के डिपार्टमेंट जो है वो हम ले लेंगे जहां इनकम हो। और तुम भारतीय जो है ना वो शिक्षा दे दो तुम भारतीयों को, है स्वास्थ्य तुम ले लो, यानी कि चिकित्सा वगैरह, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, और इसी तरह से कृषि वगैरह, जन कल्याण वगैरह। यानी भारतीय लोगों को कहा कि तुम शिक्षा मंत्री बनाओ तुम्हारा, स्वास्थ्य मंत्री बनाओ, चिकित्सा मंत्री बनाओ तुम्हारा, कृषि मंत्री बनाओ तुम्हारा, करो काम। अच्छा कृषि से टैक्स हम ले लेंगे, राजस्व। और इसने गवर्नर ने कहा था कि तुम दोनों अलग अलग रहना, तुम इनके मामले में हस्तक्षेप मत करना, तुम इनके मामले मत करना। तुमने इनके ऊपर ये कहा और इन्होंने तुम्हारे लिए ये कहा, तुम्हें भी हटा दूंगा या तुम्हें हटा दूंगा। अब थोड़े दिनों बाद में जो है वो भारतीय बड़े खुश थे कि बोले अब की बार यार अपना रूढ़ाराम धूढ़ाराम कजोड़ाराम मंत्री बनेंगे, और अब रूढ़ाराम शिक्षा मंत्री, धूढ़ाराम स्वास्थ्य मंत्री, कजोड़ाराम कृषि मंत्री है, ये बनेंगे और अपन चलेंगे उनके पास में। भारतीय बड़े खुश थे। लेकिन ये धूढ़ाराम कजोड़ाराम रूढ़ाराम कर क्या पाए जब इनके पास फाइनेंस नहीं है? शिक्षा दे तो खर्चा, फाइनेंस इनके पास है, देंगे नहीं ना, हस्तक्षेप कर नहीं सकते, मांग नहीं सकते। स्वास्थ्य सुधार तो पैसा चाहिए, कृषि में कुछ करो तो पैसा चाहिए, राजस्व लेने के लिए वो तैयार बैठे हैं, कुछ नहीं कर पाए। कुल मिला के मामला जो था वो ढंग से चल नहीं पाया। और अंग्रेजों ने लास्ट में कह दिया, बोले हम तो पहले ही कह रहे थे कि तुम शासन चला नहीं सकते। तो इस प्रकार दोहरा शासन प्रांतों का, प्रांतों में द्वैत शासन या दोहरा शासन उन्होंने लागू किया। ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो संघीय अर्थात केंद्रीय, जो केंद्र में आज जो व्यवस्थापिका जिसको हम लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं, उसको द्विसदनात्मक किया गया, 2 सदन वाली किया गया। संघीय व्यवस्थापिका को द्विसदनात्मक बनाया गया, 2 सदन वाली। जैसे आज हमारी जो केंद्रीय व्यवस्थापिका यानी संसद, 2 अंग हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा।
तो ये कब से बनी है? द्विसदनात्मक बनाया गया, तो ये कब से बनी है दोस्तों? ये तब से बनी है। कब से बनी? 1919 के अधिनियम से बनी। तो इसके आज जो लोकसभा है उसका नाम था केंद्रीय विधानसभा, और आज जो राज्यसभा है उसका नाम था राज्य परिषद, प्रांतीय परिषद या राज्य परिषद। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जो आज लोकसभा और राज्यसभा है उनके बीच 1919 के अधिनियम से रखे गए। कभी भी कोई भी पूछ सकता है, क्वेश्चंस खूब आते हैं। ठीक है ना दोस्तों। और हाँ, मेरी प्यारी जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको पहली बार मतदान कब दिया गया? सीधा क्वेश्चन आता है, भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार, निर्वाचन का अधिकार कब दिया गया? तो दोस्तों, महिलाओं को निर्वाचन का अधिकार जो दिया गया वो भी इसी अधिनियम से दिया गया। महिलाओं को 3% आरक्षण मतदान में दिया गया कि मतदान में 3% महिलाएं मतदान करेंगी ही करेंगी। ठीक है, तो 3% आरक्षण दिया गया। और एक लास्ट बात, मैं एकदम कंप्लीट पढ़ाऊंगा 1919 का अधिनियम, जिससे कि किसी भी परीक्षा, चाहे तुम आईएएस दो या आरएस दो, फर्स्ट ग्रेड की हो, कॉलेज व्याख्याता की हो, या फिर अन्य किसी भी प्रकार के सेकंड ग्रेड, रीट मुख्य परीक्षा, सीईटी, अन्य कोई भी परीक्षा हो, क्वेश्चन बाहर से नहीं है। और यही तो बात है कि पिछले समय मैंने हिस्ट्री ऑप्शन वालों को जो पढ़ाया प्राचीन और मध्यकाल, और जो क्वेश्चंस निकले, विद्यार्थी साहब कहते हैं कि सर जिसने 5 बार आपके नोट्स पढ़ लिए वो तो सारे ठोक के आया, और जो एक 2 बार जो पढ़ के गया तो वो उसको आज तक पता नहीं लग रहा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से पेज से निकला है। उनको लगता है पता नहीं कि कहाँ से क्या आ गया। क्वेश्चन तो आएंगे, क्वेश्चन तो आएंगे। सातवीं बात दोस्तों, वो क्या कि 1919 का जो अधिनियम है उसके द्वारा भारत में एक लोकसेवा आयोग की स्थापना की जानी थी, उसका प्रावधान किया गया। भारत में लोक सेवा आयोग दोस्तों, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया, लेकिन ये स्थापित जो हुआ वो 1 अक्टूबर 1926 को, 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित हुआ, और ये इलाहाबाद में स्थापित किया हुआ, और इसकी स्थापना ली कमीशन के रूप में की गई। ली कमीशन ने जो कुछ कहा उसी का विस्तार जो था वो ये लोक सेवा आयोग था। ठीक है ना दोस्तों। हाँ, ये अलग बात है कि ये लोक सेवा आयोग जो था वो इलाहाबाद में स्थापित हुआ था, उसमें दिल्ली में स्थापित नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये दोस्तों 1919 का अधिनियम। अब हम अगली बात करते हैं दोस्तों 1935 का अधिनियम की। 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 की भारत शासन अधिनियम की परिस्थितियां काफी जटिल थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था, जब से गांधी जी आए अपने शिखर पर चला। अब अंग्रेजों को भी पता था कि भारतीयों को बिना शासन में भागीदारी, और वो भी वास्तविक भागीदारी जब तक नहीं देंगे तब तक जो भारतीय है वो अब चुप नहीं रहेंगे। इसलिए एक वास्तविक रूप से भारतीयों को कुछ देने की शुरुआत की गई। क्या किया गया?
एक तो जो प्रांत हैं, प्रांत यानी कि राज्य, जो 11 प्रांत थे, प्रांतों में जो गवर्नर है उसको वीटो का अधिकार दिया गया। और वीटो का अधिकार देते हुए प्रांतों के सारे विषय भारतीयों को दे दिए। प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। अब पूर्ण तो उत्तरदायी शासन क्या है, यानी कि जो मैंने बताया था 1919 में, ये यहाँ पर जो दूड़ाराम, कजोड़ाराम, रूड़ाराम जो कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री एंड शिक्षा मंत्री बने थे, उनके पास पावर नहीं थी, क्योंकि काम काम के पावर वाली पद जो थे वो इन्होंने ले लिए थे, इसलिए बापड़े देखते रह गए। तो इन्होंने कहा कि यदि तुम्हें भारतीयों को वास्तव में कुछ देना है तो ये भी हमें दो, ये भी हमें दो, सब कुछ हमें दो। तुम चाहो तो गवर्नर को बनाए रखो। तो यही किया गया 1935 में, गवर्नर बना रहा, और ये जो अंग्रेजी सचिवों के पास में जो अधिकार थे, ये सारे अधिकार लेकर के इनको दे दिए गए, इन भारतीयों को। और भारतीय जो मंत्री हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी थे? जनता के प्रति। इसलिए इसे पूर्ण उत्तरदायी शासन कहा जाता है, क्योंकि जनता के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों ने शासन पूरा ले लिया। हालांकि गवर्नरों को वीटो का अधिकार दिया गया कि भारतीय मंत्री जो सारे मंत्रालय अपने पास, सारे विभाग अपने पास लेकर के बैठे हैं, वो कहीं अंग्रेजों की खटिया खड़ी नहीं करता है। इसलिए तुम यदि कोई अंग्रेजों के विरुद्ध काम होता है तो अपने वीटो का पावर कर दो, और वीटो यानी कि निषेधाधिकार मना कर दो कि काम भारतीय मंत्रियों का नहीं होगा, साइन नहीं करूं तो नहीं करूं, और वो जब तक साइन नहीं करेगा कानून नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से प्रांतों में कहने के लिए तो भारतीयों को पूरा ही शासन दे दिया गया, लेकिन वीटो का पावर देकर के भारतीयों से पूरा ही शासन अंग्रेज गवर्नर ने ले लिया। पूरा दिया गया भारतीयों को, पूर्ण उत्तरदायी, लेकिन वीटो एक ऐसा लटकाया गया कि सारे शासन भारतीयों से वापस ले लिया गया। तो कहने के लिए सब कुछ दे दिया और कहने के लिए वापस ले लिया, यही तो बात। फिर 1935 में दूसरा काम क्या किया गया कि केंद्र में या संघीय स्तर पर द्वैध शासन की स्थापना की गई। द्वैध शासन अर्थात दोहरा शासन। कैसा दोहरा? जैसा कि हमने 1919 में प्रांतों में पढ़ा था, भारतीयों को जो दिए गए उन्हें हस्तांतरित विषय और अंग्रेजों ने अपने पास रखा उन्हें आरक्षित विषय। तो ये विषयों को बांट दिया गया, और ये जो हस्तांतरित विषय हैं ये तो दे दिए गए भारतीय मंत्रियों को, और ये आरक्षित विषय किनके पास रह गए? अंग्रेजों के पास में। यानी वही दो भागों में बांट दिए गए। लेकिन अब की बार दोस्तों ये कहां बांटा गया? अब की बार ये संघीय स्तर पर है, जबकि 1919 के एक्ट में ये 1919 के एक्ट में ये प्रांतों में है। देखिएगा, ये प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में, और संघीय स्तर पर द्वैध शासन जो है वो 1935 के एक्ट में। तो द्वैध शासन भी अलग अलग है। 1919 में प्रांतों में, राज्यों में द्वैध है, 1935 में केंद्र में द्वैध है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ तीसरा प्रावधान क्या था? जो भारत के 6 राज्य हैं, 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। जैसे आप समझे तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, जैसे एक विधानसभा और दूसरी विधान परिषद। जैसे अभी भी अनेक राज्यों में द्विसदनात्मक
विधायिकाएं हैं, विधान परिषदें हैं। तो एक तो विधानसभा और दूसरा विधान परिषद, और इन दोनों को मिलाकर के विधानमंडल कहते हैं। जैसे अभी तो 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। राजस्थान में हालांकि विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है, लेकिन उस समय 6 राज्यों में स्थापना की गई थी। इसके साथ साथ दोस्तों 1935 के अधिनियम में कई अन्य प्रावधान भी किए गए थे। जैसे जो बंबई प्रांत था उससे सिंध प्रांत को अलग किया गया। कितना नंबर पॉइंट था दोस्तों? 3। अब चौथा नंबर का, अर्थात जो बंबई प्रेसिडेंसी है, उस बंबई प्रेसिडेंसी से सिंध को पृथक प्रांत बनाया गया, पृथक प्रांत बनाया गया। इसी तरह से दोस्तों भारत जो राष्ट्र था, भारत से जो म्यांमार है, बर्मा जिसको हम बोलते हैं, म्यांमार को पृथक डोमिनियन स्टेट बनाया गया। यानी म्यांमार का शासन भी, बर्मा का शासन भी भारत से संचालित होता था, भारत का एक अभिन्न अंग था। उसको कब अलग कर दिया गया? 1935 के अधिनियम से। इसी तरह से दोस्तों 1935 के अधिनियम में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जानी थी। संघीय न्यायालय की स्थापना की जानी थी, और ये संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की जानी थी। ये ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। यहां पर कई लोग इसको सर्वोच्च न्यायालय समझ लेते हैं। उस मामलों में सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, क्योंकि इसकी अपील जो थी प्रीवी काउंसिल वगैरह में की जा सकती थी, तो सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। ये ओनली संघीय न्यायालय था, फेडरल कोर्ट जिसको हम बोलते हैं। इसकी स्थापना की बात की गई, लेकिन इसकी स्थापना 1935 के अधिनियम से जब की गई, तो स्थापना कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1937 को। और इसकी मुख्य न्यायाधीश, इसके जो चीफ जस्टिस थे, वो थे मॉरिस गवायर। मॉरिस गवायर थे इसके मुख्य न्यायाधीश। इसी तरह से दोस्तों जो राज्य थे उनके लिए पृथक लोक सेवा आयोग की स्थापना का भी एक नियम बनाया गया कि प्रांतों में पृथक, संघ से पृथक प्रांतों में पृथक लोक सेवा आयोगों की स्थापना की जाएगी। आयोगों की स्थापना की जाएगी। और केंद्र में जो लोक सेवा आयोग है, जो इलाहाबाद में 1926 में बना था, वो तो काम करता ही करता रहेगा। उसके साथ साथ राज्य लोक सेवा का प्रावधान भी था। यदि और बात करें, एक और प्रावधान जो 7वां नंबर का है, वो भारत सचिव, जिसको पेमेंट दिया जाना 1919 में तय किया गया था कि ब्रिटेन देगा, उस भारत सचिव की जो परिषद थी उसको समाप्त कर दिया गया। ये जो कार्य किया गया था दोस्तों, ये कहाँ किया गया था? लंदन में किया गया था। क्योंकि भारत सचिव अंग्रेज होता था, अंग्रेज मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, उसको सलाह देने के लिए एक परिषद हुआ करती थी, जिसका मैंने बताया था कि निर्माण 1858 में किया गया था। उस भारत सचिव की इस परिषद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। इसी तरह से दोस्तों एक आरबीआई का जो प्रावधान था 1934 के अधिनियम के तहत, तो मैं नोट डाल देता हूं। 1934 के एक्ट से भारत में एक आरबीआई की स्थापना की जानी थी। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के।
और ये सर्वोच्च न्यायालय कहाँ बना? दिल्ली में, मैंने बता ही दिया। तो इसी के साथ अपना 1935 का अधिनियम समाप्त होता है। अब दो बातें चलते चलते 1947 के एक्ट की भी पढ़ लीजिए, या इसके बारे में अपन जरा मूल्यांकन करें। 1935 का अधिनियम जो था उसके बारे में चार बातें वैसे भी सुनिएगा मूल्यांकन के। ये भारतीय शासन हेतु बनाया गया अंतिम दस्तावेज था। भारतीय शासन संचालन हेतु बनाया गया ब्रिटिश संसद का अंतिम दस्तावेज, ब्रिटिश सरकार का अंतिम दस्तावेज था, अंतिम एक्ट था। हालांकि इसके बाद में 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद ने बनाया, लेकिन वो आजादी के लिए बनाया था, भारत के शासन करने के लिए नहीं बनाया गया। तो भारतीय शासन को चलाने के लिए बनाया गया ये अंतिम दस्तावेज था। ये अधिनियम सबसे बड़ा ब्रिटिश संसद की ओर से बनाया गया सबसे बड़ा अधिनियम था, और भारतीय संविधान पर सर्वाधिक, जो भारत का संविधान है दोस्तों, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक जो प्रभाव है इसी का है दोस्तों आज भी। हालांकि इसकी बहुत सारी आलोचनाएं भी हैं, जैसे इसकी एक बहुत बड़ी आलोचना एन.बी. कीथ महोदय ने की। एक बहुत बड़े राइटर हैं एन.बी. कीथ महोदय, उन्होंने इसकी क्या आलोचना की? इसकी आलोचना उन्होंने की कि ये ऐसा 1935 का अधिनियम एक ऐसा दस्तावेज था, ऐसा दस्तावेज जिसे भारतीय जनता को लगा कि भारतीयों को सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया है, जबकि इंग्लैंड की जनता को ऐसा लगा कि उन्होंने कुछ भी नहीं खोया है। समझ रहे? अर्थात एन.बी. कीथ ने क्या कहा कि भारत की जनता जो है को लगा कि उन्हें सब कुछ मिल गया है, जबकि जो इंग्लैंड की जनता है, इंग्लैंड की जनता को लगा कि उन्होंने कुछ भी नहीं खोया। कुछ भी नहीं खोया है। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने भी एक टिप्पणी की है, एक या दो टिप्पणी की है जवाहरलाल नेहरू ने। टिप्पणी नंबर 1, उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा इंजन है, ऐसी रेलगाड़ी जिसमें अंग्रेजों ने इंजन तो लगाया नहीं और कदम दर कदम ब्रेक ही ब्रेक ठोक दिए। तो एक ऐसी गाड़ी जिसमें इंजन कहीं नहीं है, हर जगह ब्रेक ही ब्रेक लगे हैं। ऐसा क्यों कहा जवाहरलाल नेहरू ने कि इसमें हर जगह विट्टो ही विट्टो लगा रखे अंग्रेजों ने, विट्टो, इसमें विट्टो और इसमें विट्टो, गवर्नर जनरल का विट्टो और गवर्नरों का विट्टो और विट्टो ही विट्टो, इन्हें रोको ही रोको। भारतीयों को शासन देने और आगे बढ़ाने के लिए कोई काम किया ही नहीं गया। तो ऐसी गाड़ी जिसमें ब्रेक ही ब्रेक, इंजन नहीं है। साथ ही जवाहरलाल नेहरू ने दूसरी बात और कही, इसे दासता का घोषणा पत्र, कि भारत में दासता और कैसे बढ़ेगी इसका घोषणा पत्र। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। जिन्ना ने कहा, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी इसके बारे में बड़े आलोचक हैं और अपने सदैव शब्दों में कहते हैं, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, कि बिल्कुल सड़ा हुआ और अस्वीकृत
हालांकि जिन्ना का कोई पूछेंगे नहीं, क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इन्होंने जिन्ना ने कहा पूर्णतः सड़ा हुआ, गला हुआ और अस्वीकृत, सड़ा गला और अस्वीकृत योग्य। तो जिन्ना ने कहा पूर्णतः सड़ा गला एवं अस्वीकृति योग्य। किसने कहा दोस्तों? जिन्ना ने कहा। तो ये हमने 1935 के अधिनियम के जो है वो उसका विश्लेषण भी पढ़ लिया। और सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं उनके जीके के सिलेबस में सिर्फ ये 2 बिंदु हैं संवैधानिक विकास में, एक 1919 का अधिनियम और एक 1935 का अधिनियम। इन दोनों को मैंने ढंग से और डिटेल से आपको पढ़ा दिया विद विश्लेषण, किसने क्या कहा। अब चलते चलते 2 बातें जो है ना दोस्तों, वो 1947 की भारत शासन अधिनियम की भी कर लीजिए। भारत स्वतंत्रता अधिनियम, शासन नहीं सॉरी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसकी भी कर लीजिएगा। तो 1947 का भारत स्वतंत्रता जो अधिनियम है, जी भारत को स्वतंत्रता देने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। और इसमें कुछ प्रावधान थे। क्या क्या प्रावधान थे? नंबर 1 कि भारत एवं पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट होंगे। दूसरी बात थी कि जो प्रांत हैं, प्रांतों को स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं है। भारत या पाकिस्तान में विलय होना होगा। देशी रियासतों के लिए क्या कहा कि जो देशी रियासतें हैं, देशी रियासतों को भारत, पाकिस्तान अथवा स्वतंत्रता का हक दिया गया कि देशी रियासतें या तो भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले अथवा स्वतंत्र रहे। और साथ में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश क्राउन ने जो भारतीय राज्यों से जो संधि समझौते किए हैं, द्वारा किए गए संधि समझौते एवं सभी सनदें, सभी आश्वासन समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। और साथ में एक लास्ट बात कि जो क्राउन का शासन भारत एवं पाकिस्तान से समाप्त हो जाएगा, यानी 1947 के अधिनियम के द्वारा भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट बनाए गए कि 2 राष्ट्र होंगे। ये पाकिस्तान, ये धार्मिक सांप्रदायिकता का परिणाम, मैंने बताया तो 1909 पार्लियामेंट अधिनियम। तो भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट होंगे। प्रांतों को या तो भारत में मिलना होगा, पाकिस्तान में मिलना होगा, स्वतंत्र नहीं रह सकते प्रांत। लेकिन देशी रियासतें या तो भारत में मिलेंगी या पाकिस्तान में मिलेंगी या स्वतंत्र रहेंगी। इसी तरह उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 के बाद में ब्रिटेन की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उन्होंने किसी के साथ जो भी संधियां की हैं, जो भी समझौते किए, जो भी सनदें की हैं, जो आश्वासन, सब खत्म।
लास्ट बात कि क्राउन की का जो शासन है वो भारत और पाकिस्तान दोनों से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में जो कुछ होगा इन देशों में उसके लिए ब्रिटिश संसद जो है वो जिम्मेदार नहीं होगी। तो दोस्तों इसी के साथ आज की जो अपनी क्लास है वो समाप्त होती है। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली क्लास में। इसी प्रकार से रोज़ वीडियो जो हैं वो अपलोड होंगे। अभी पॉलिटिकल के चल रहे हैं, 1-2 दिन में या कल से मैं हिस्ट्री की वीडियो भी अपलोड करूँगा। इसके साथ मेरी टीम जो है वो ज्योग्राफी, राजस्थान और अन्य विषयों की वीडियोस भी अपलोड करेगी दोस्तों। और रोजाना शाम को लाइव टेस्ट पेपर होगा जिसमें आप सबकी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपको ये उपयोगी वीडियो निरंतर प्राप्त हों इसके लिए क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को सब्सक्राइब करवाना है और आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको समय पे सूचना प्राप्त हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।